हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार पे। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि हम लोगों ने अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज दोस्तों हम लोग पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से टॉपिक्स हैं लिखा हुआ है जो कि आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आपका यहाँ पे है डार्विनवाद। डार्विनवाद का सिद्धांत देखेंगे। इसके बाद समझात अंग है और असमझात अंग, जो कि आपका हर बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न है ये पूछा गया है। ठीक है, तो समझात अंग, विसमझात अंग, इसके अलावा दोस्तों एक और है जो कि है अवशेषी अंग। ठीक है, तो ये सभी आज दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में सभी आपसे जो है सो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस पूरे क्लास में मैं आपको ये चैप्टर पूरा जो है समाप्त कर दूंगा और इसके बाद एक और वीडियो आपको मैं बना के दूंगा जिसमें कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी आए हुए प्रश्न हैं पिछले 3 से 4 साल में, वो सारे प्रश्न और इस चैप्टर से और जो जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है 2021 के एग्ज़ाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो है प्रोवाइड करूंगा। उसका पीडीएफ आपको मिलेगा और उसका मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा और वो पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी उसके लिए चार्ज नहीं देना होगा आपको और पूरा जो है सारे क्लासेज अभी मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो आप लोग सारे को देखिए, इसका आप लोग बेनिफिट उठाइए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे लेवल का जो है सारे क्वेश्चंस हम लेते हैं और प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे आपको समझाया जा सके। तो आप लोग इसका प्रॉफिट अवश्य उठाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को और चलिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम डार्विनवाद का। तो जो डार्विनवाद का सिद्धांत है ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है सो ये डार्विनवाद का जो सिद्धांत है ये दिया गया था। तो आप लोग को नाम याद रखना है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि ये सिद्धांत आखिर कहता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जब जो प्रत्येक जीव है इनमें क्या होता है कि जो प्रजनन की एक असीम क्षमता होती है। ठीक है, प्रजनन का एक असीम क्षमता, यानी कि जितना चाहे प्रजनन कर सकते हैं, जितना चाहे वो जो है सो अपने जैसे जीव को जन्म दे सकते हैं, जीवों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये असीम क्षमता होती है, पर पृथ्वी पे जो भोजन एवं जो आवास और जो आवश्यक की अन्य चीजें हैं वो सीमित हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि प्रत्येक जो जीव होते हैं उनमें अपने अस्तित्व को बचाए रखने की एक जो है संघर्ष जारी रहता है। यही था इनका सिद्धांत, डार्विनवाद का सिद्धांत में यही जो है सो डार्विन, जो कि चार्ल्स डार्विन थे, इनका कहना यही था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको डार्विनवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला जो पॉइंट है समझात अंग। समझात अंग क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो समझात अंग जो है यह एक ऐसा अंग है जो कि संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, संरचना मतलब कि बनावट और उत्पत्ति, ठीक है, कैसे उसका उत्पत्ति हुआ, दोनों के दृष्टिकोण से समान होता है। ठीक है, ये दोनों के दृष्टिकोण से समान होता है, उसका बनावट भी वैसा ही होता है और जो उसका उत्पत्ति होता है वो भी आपका जो है सो दोनों मतलब समान होता है। ठीक है, बट उनका जो कार्य होता है उनमें विभिन्नता पाई जाती है। उनमें क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। तो ऐसे जो सारे यहाँ पे अंग हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे यहाँ पे समझात अंग कहलाएंगे दोस्तों। तो समझात अंग के एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। समझात अंग के एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग। तो समझात अंग के एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे पक्षी का डहना, ठीक है, और जो मानव का हाथ, ये दोनों जो हैं ये क्या है, समझात अंग है। इनकी उत्पत्ति भी एक मतलब कि उत्पत्ति और जो बनावट है वो मतलब एक ही जैसा है। ठीक है दोस्तों, हाथ।
अब आगे हम लोग देखते हैं असमजात अंग। तो असमजात अंग में कुछ भी नहीं है, बस समजात अंग का अपोजिट करना है। इनमें क्या होता है कि ये ऐसे अंग होते हैं जो कि संरचना और उत्पत्ति दोनों में विभिन्नता होती है, लेकिन इनका जो कार्य होता है वो एक जैसा होता है। जैसे तितली का जो पंख होता है और जो पक्षी का पंख होता है, दोनों में बनावट अलग अलग है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, उड़ने का कार्य करते हैं। तो दोनों का जो यहाँ पे कार्य है, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें मतलब एक जैसा दोनों कार्य करते हैं, तो इसमें दोनों में समानता होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा डार्विनवाद का सिद्धांत और समजात अंग क्या है, असमजात अंग क्या है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होता है, ये एक ऐसा अंग होता है शरीर का जो कि हमारे शरीर में अनावश्यक होता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं आपको। तो अवशेषी अंग अगर लिखना होगा, अगर एग्जाम में आ जाता है अवशेषी अंग, तो आप लोग को सबसे पहले ये बताना होगा कि अवशेषी अंग होता क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा अंग जिसका शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, आवश्यकता नहीं होता है, वे अंग क्या होते हैं कि हमारे शरीर में अनावश्यक ही जो है सो अनावश्यक रूप से हमारे शरीर में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। अब यहाँ पे कहिएगा कि क्या क्या ऐसा अवशेषी अंग है, तो हमारे शरीर का बाल। ठीक है, शरीर में जो बाल होता है, शरीर में बाल, ये क्या है, अवशेषी अंग में आ जाएंगे। इसके बाद और क्या क्या हो सकता है, तो कान के बाहर जो ये जो लटका हुआ ये जो चमड़ी ये होता है, ये तो मतलब महिलाएं लोग तो यूज करती हैं, कान में पहनती है, कनबाली वगैरह। लेकिन पुरुषों में और फिर मतलब कि ये जो है सो एक मतलब कह सकते हैं कि अवशेषी अंग की तरफ से है। ठीक है, तो ये चीज हो गया कान में, तो कान नहीं लिखना है। ठीक है, कान का जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, कान की जो पेशियां हैं। ठीक है, तो कान की पेशियां, कान की पेशियां, शरीर के बाल, दो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। और भी कई सारे ऐसे अंग हैं जो कि अवशेषी अंग है। जैसे एक अपेंडिक्स है। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या है, हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के जैसा है। ठीक है, तो अवशेषी अंग में अपेंडिक्स भी आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अवशेषी अंग जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा और आसानी से अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि ये सभी के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, चाहे समजात की बात करें, समजात या फिर असमजात की बात करें या अवशेषी की बात करें, ये सभी आपके एग्जाम में आता है और एग्जाम्पल आपका पूछा जाता है। दो दो एग्जाम्पल पूछा जाएगा, दो से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, दो एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो आप लोग आसानी से जो है सो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने आपको समझा दिया है और इसको आप लोग अच्छे से नोट्स में लिखिएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो आपका यही सब आता है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाते हुए चलिए और ये चैप्टर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वो जो एक आपका जो PDF में देने वाला हूँ जो कि क्वेश्चंस का होगा, वो आपका 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो मेरा इसके बाद एक चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर ये 4 है, 5 तो हमने करवा दिया था आपका हमारा पर्यावरण, और चैप्टर नंबर 6 आपका है ऊर्जा का स्रोत, जो कि मैं दोस्तों आपका स्टार्ट करने वाला हूँ कल से। ठीक है, तो कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 6 जो कि है ऊर्जा का स्रोत, और सबसे लास्ट चैप्टर आपका बायोलॉजी का है। तो ये मैं समाप्त करने वाला हूँ। आपको जो है सो बहुत मतलब कि ये लगभग हमने जैसा बताया था कि आपका नवंबर में पूरा बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग एकदम टाइम से जो है सो पूरा जो है नवंबर 30 तक हम लोग जो है सो ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको मैं जो है सो समाप्त कर लूँगा। ठीक है,
1 से 2 दिन का क्लास इसमें लगेगा और हम चाहें तो एक ही दिन में इसको समाप्त कर देंगे, लेकिन 2 क्लासेज आपको हम देंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा होता है क्लास तो आप लोग उसको पूरा नहीं देखते हैं। इस वजह से हम छोटा छोटा वीडियो ही देंगे ताकि आप लोग उसको पूरा देखिए और उसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और फिर से हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।